mc इक्वल टू h अपॉन लैम्डा। अब एक चीज को देखना ध्यान से, मैं कैलकुलेट करेंगे तो इसका रूट कितना आएगा 7.38 और इसका कितना आ जाएगा 10 टू द पावर -28 है, तो PA/2 है ना। और PA कितना है, तो PA ही रहेगा। का जो एंगस्ट्रॉम में फॉर्म आएगा वो होगा √150 अपॉन V। कैसे, एक तो इसको कर दो ऐसे अपोजिट और इसको कर दो ऐसे अपोजिट। अब ये जो वेव है आपका ये स्टैंडिंग कहलाएगा। नाउ डी ब्रॉगली के अकॉर्डिंग हम लोग जानते हैं कि लैम्डा बराबर क्या होता है, H अपॉन mv होता है। नाउ एक चीज और जानते हैं हम लोग कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो एनर्जी बोलते हैं। 2 0 से 2 0 यानी वैल्यू मिला 0.1। हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत बेहतर होंगे। बच्चों, एटॉमिक स्ट्रक्चर में टोटल हम लोग 8 लेक्चर को खत्म कर चुके हैं। लास्ट लेक्चर पे मैंने आपको पढ़ाया था बोर्स एटॉमिक मॉडल और साथ साथ रिडबर्ग फॉर्मूला के बारे में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डुअल नेचर ऑफ मटेरियल और हम लोग पढ़ेंगे हिंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में। तो चलो बिना देर किए हुए आज के इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे डुअल नेचर ऑफ मैटर। देखो, डुअल नेचर ऑफ मैटर को एक्सप्लेन करने वाले साइंटिस्ट हैं डी ब्रॉगलीज। क्या नाम है? डी ब्रॉगलीज। तो सबसे पहला पॉइंट मैं लिखने जा रहा हूं, गिवन बाय, किसने दिया था? डी ब्रॉगलीज ने दिया था। डी ब्रॉगलीज, ठीक है। एक्चुअली ये कोई लॉ नहीं है, ये एक प्रकार का हाइपोथेसिस है। कोई मुझे बता सकता है हाइपोथेसिस क्या होता है? बोलो बोलो, हाइपोथेसिस किसे बोलते हैं? देखो, अगर मान लो मैंने कुछ बात बोला और उस बात को हमने एक्सपेरिमेंट के दौरान प्रूफ करके दिखा दिया, तो उस बात पर एक लॉ बन जाता है। क्या बन जाता है? लॉ। लेकिन कुछ बात हमने आपको बोला और एक्सपेरिमेंट करके उसको दिखा नहीं पाया, तो उसे हम लॉ नहीं कहेंगे, उससे हम लोग कहते हैं हाइपोथेसिस। क्या बोलते हैं? हाइपोथेसिस। मतलब हाइपोथेसिस सिंपल सा फंडा है कि आपने जो कुछ भी बोला लेकिन एक्सपेरिमेंट करके उसको प्रूव नहीं कर पाए, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? हाइपोथेसिस बोलते हैं। तो बेसिकली डुअल नेचर जो है एक प्रकार का हाइपोथेसिस है। क्या है? हाइपोथेसिस है। इसे हम लोग डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस भी कहते हैं। डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस, ठीक है। मतलब ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड नहीं है, बस डी ब्रॉगली साहब ने बोल दिया है। आपको मानना है तो मानो और नहीं मानना है तो मत मानो। डी ब्रॉगली साहब ने क्या बोला? डी ब्रॉगली साहब ने कहा कि किसी भी मटेरियल पार्टिकल के पास 2 टाइप के नेचर होंगे। एक होगा उसका अपना पार्टिकल नेचर और दूसरा होगा वेव नेचर। बस यही बात उन्होंने कहा। तो अगर मैं यहां पे एक पॉइंट लिखूं, अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगलीज एनी मेटेरियल पार्टिकल consist of 2 types of nature। 2 types of nature कौन कौन? एक होगा उसका अपना पार्टिकल नेचर एंड दूसरा होगा उसका वेव नेचर। कौन सा नेचर? वेव नेचर। जैसे इलेक्ट्रॉन एक प्रकार का मटेरियल पार्टिकल है, इसका मतलब डी ब्रॉगली के अनुसार इलेक्ट्रॉन के पास 2 टाइप के नेचर होंगे। एक होगा उसका अपना पार्टिकल नेचर और दूसरा होगा उसके पास वेव नेचर, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन से अगर कंसीडर करें, इलेक्ट्रॉन इज द मटेरियल पार्टिकल having dual nature, that is particle nature and wave nature।
अच्छा, अगर पार्टिकल नेचर की बात मैं करूं, पार्टिकल नेचर, तो पार्टिकल नेचर का एनर्जी क्या होता है? एनर्जी होता है mc²। आपने इस एनर्जी को देखा हुआ है, आइंस्टाइन एनर्जी इक्वेशन के नाम से यह जाना जाता है। और एक और नेचर है आपका वेव नेचर। वेव नेचर, वेव नेचर, और वेव नेचर की एनर्जी क्या होती है? E = hc/λ। आपने ये पढ़ चुका है ना, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में, और ये आपने पहले पढ़ा हुआ है आइंस्टीन एनर्जी इक्वेशन में। अब सिंपल डी ब्रॉगली साहब ने क्या किया है, इन दोनों इक्वेशन को जबरदस्ती कंपेयर कर दिया है। मतलब इसको अगर फर्स्ट इक्वेशन बोलते हैं और इसको हम लोग सेकेंड इक्वेशन बोलते हैं। अब पहले और दूसरे इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो आप देखो, लेफ्ट वाला पार्ट अगर एनर्जी है तो राइट वाला पार्ट क्या होगा? सेम होगा। मतलब लेफ्ट वाला इक्वल है तो राइट भी क्या होगा? इक्वल, अकॉर्डिंग टू LHS एंड RHS रूल। मतलब इसको कंपेयर करें तो लिख सकते हैं mc² = hc/λ। अब देखो, एक c से एक c चला जाएगा, है ना, तो आपके पास रिजल्ट क्या मिलेगा? mc = h/λ। अब एक चीज को देखना ध्यान से, p को हम लोग कहते हैं बाबू मोमेंटम। क्या बोलते हैं? मोमेंटम। और मोमेंटम जो होता है ना, दिस इज मास एंड वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं जब मैं आपको बोर्स एटॉमिक मॉडल पढ़ा रहा था, है ना। मोमेंटम = मास इनटू वेलोसिटी। अब करना कुछ नहीं है, mc के जगह पे आप मोमेंटम को रख दो। मतलब मोमेंटम = क्या हो जाएगा? h/λ। ठीक है, यहां पर जो वेवलेंथ है इसको हम लोग नाम देंगे बच्चों डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ। क्या नाम देंगे? डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ। और जो मोमेंटम होगा इसको हम क्या बोलेंगे? डी ब्रॉगलीज मोमेंटम। और एक चीज और है, h को क्या बोलते हैं हम लोग? प्लैंक्स कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लैंक्स कांस्टेंट। कोई बताओ वैल्यू इसका कितना होता है? वैल्यू से कितना होता है? 6.625 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है, तो ये है आपके पास डुअल नेचर का एक इक्वेशन। इसको पहले आप कॉपी करो, फिर यहां से हम लोग और भी डिफरेंट टाइप की इक्वेशन लेने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो चलो बच्चों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो एक इक्वेशन मैं आपको दिखा दिया, मोमेंटम = h/λ। अच्छा, हम लोग अगर काइनेटिक एनर्जी का टर्म लेकर के चलें, मतलब मैं ऐसा लिख दूं, इन टर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी के टर्म में क्या लिखोगे? अच्छा देखो, काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है बताओ? ½ mv²। अच्छा, v के जगह पे आप c का भी इस्तेमाल कर सकते हो। c क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट। मतलब मैं ऐसा कर लूं थोड़ा सा कि v को हटा दूं और यहां पे मैं लगा दूं c²। बात वही है, ठीक ना। बस एक बार मास से मल्टीप्लाई कर लो और एक बार मास से डिवाइड कर लो, तो आपके पास रिजल्ट क्या मिल जाएगा? m²c²/2m। और अभी मैंने जस्ट बताया है आपको क्या? मोमेंटम = होता है मास इंटू वेलोसिटी। इसका मतलब अगर मास का स्क्वायर कर लूं और वेलोसिटी का स्क्वायर कर लूं तो मोमेंटम का भी स्क्वायर हो जाएगा। मतलब इसके जगह पे मोमेंटम स्क्वायर लिख सकते हैं। देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या मिल जाएगा? मोमेंटम²/2m। यानी कि मोमेंटम स्क्वायर = 2m काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं। भाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। और p बराबर क्या लिख सकते हैं? तो √2m ke लिख सकते हैं, है ना। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 3 और इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1।
मान लो, मानने में क्या जाता है ना। अब इक्वेशन थर्ड को उठा के इक्वेशन नंबर ए में रख दो। पटकिंग द इक्वेशन थर्ड ऑन इक्वेशन ए, अगर थर्ड को ए में रखते हैं, पी के जगह पे रख दो इसको, दैट इज √2m काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हो जाएगा h अपॉन लैम्डा। तो रिजल्ट क्या मिल जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन √2m काइनेटिक एनर्जी। तो ये जो आपके पास डी ब्रोगली वेवलेंथ मिला है, ये काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में मिला है। और यहां पर जो है आपके पास डी ब्रोगली वेवलेंथ जो आप निकालोगे, ये मोमेंटम के टर्म पे फॉर्मूला रखा गया है। समझ रहे हो बात को ना। तो ये काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में हो गया। नाउ आप चाहें तो इसको पोटेंशियल के फॉर्म में ट्रांसफर कर सकते हैं, पोटेंशियल के फॉर्म में ट्रांसफर कर सकते हैं इन टर्म ऑफ पोटेंशियल, इन टर्म ऑफ पोटेंशियल, पोटेंशियल यानी कि भी पोटेंशियल जिसका यूनिट क्या होता है, वोल्ट, क्या होता है, वोल्ट। तो काइनेटिक एनर्जी को मैं ऐसा लिख दूं, पोटेंशियल इनटू चार्ज, पोटेंशियल इनटू चार्ज। भी आपके पास पोटेंशियल है और क्यू आपके पास क्या है, चार्ज है, ठीक है ना। तो इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर फोर्थ, और इस फोर्थ को पुट कर दो जरा इक्वेशन नंबर कहां पर, इसको मान लो इक्वेशन नंबर बी, मान लो, मानने में क्या जाता है ना। इक्वेशन 4 को उठा के कहां पर रख दो, इक्वेशन नंबर बी पे। तो मैं लिखता हूं यहां पे पटकिंग द इक्वेशन फोर्थ ऑन इक्वेशन नंबर बी, फोर्थ को बी में रख दो। तो क्या रिजल्ट मिल जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन √2m, और काइनेटिक एनर्जी के जगह पे क्या लिखेंगे, पोटेंशियल इनटू चार्ज, दैट इज VQ। तो ये वाला जो आपके पास डी ब्रोगली वेवलेंथ मिला, यहां से आप पोटेंशियल पता कर सकते हैं, ठीक है। तो 3 इक्वेशन अब तक डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। एक तो ये इक्वेशन था डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग, एक ये इक्वेशन मिला आपका काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, और एक ये इक्वेशन मिला आपके पास पोटेंशियल के फॉर्म में। इस फॉर्म में, पोटेंशियल के फॉर्म में। तो पहले जरा इसको फटाक से कॉपी कर लो, उसके बाद इसके न्यूमेरिकल्स हम लोग चर्चा करेंगे। क्लियर है। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो एक न्यूमेरिकल दिया गया है, कैलकुलेट द डी ब्रोगली वेवलेंथ। क्या निकालना है, डी ब्रोगली वेवलेंथ यानी लैम्डा निकालना है, ऑफ बॉल ऑफ मास 0.1 kg। बॉल का वजन कितना है, 0.1 किलो, मूविंग विथ स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी कितना लेके चलना है बाबू, 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, लैम्डा बराबर क्या होता है, h अपॉन m इंटू सी, m इंटू सी। अच्छा, c के जगह पे आप भी लिख सकते हैं, कोई फर्क उससे पड़ने वाला नहीं है। मैं यहाँ पे c भी लिख देता हूं और ऑब्लिक लगा के भी लिख देता हूं, मतलब c के साथ भी सोच लो या भी के साथ भी सोच लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो लैम्डा इक्वल टू h के जगह पे हो गया 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, और मास दिया गया है कितना, 0.1, और c कितना है आपके पास, तो 30 है। ये पॉइंट हटेगा, 0 खत्म, 3 से ये जाएगा तो 2.2 में, दैट विल बी लैम्डा इक्वल टू आ जाएगा 2.2 इंटू 10⁻34 मीटर। कितना आसान क्वेश्चन था, है ना। कॉपी करो, फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, ठीक है। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो एक और क्वेश्चन है कि व्हाट शुड बी द मास ऑफ द सोडियम फोटोन इफ इट्स वेवलेंथ इज 5894 एंगस्ट्रॉम। आपके पास वेवलेंथ दिया गया है कितना, 5894 एंगस्ट्रॉम। अच्छा, एक एंगस्ट्रॉम में कितना मीटर, कितना मीटर, 10⁻⁻10 मीटर, दैट इज 5894 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। अभी मीटर के फॉर्म में आ गया। आगे बढ़ो, द वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ लाइट को c के साथ दिखा लो, तो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। एंड वैल्यू ऑफ h इज 6.652
इंटू 10⁻⁻34। h आपको लेके चलना है 6.652 इंटू 10⁻⁻34 केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड या फिर जूल सेकेंड लिख दो, बात बराबर पड़ेगा। आपको फाइंड आउट करना है मास। क्या निकालना है? मास। क्या निकालना है? मास। ठीक है, तो लैम्बडा बराबर जानते हैं h अपॉन क्या होता है? m इंटू सी होता है। लैम्बडा कितना है आपके पास? तो 5894 इंटू 10⁻⁻10 मीटर इज इक्वल टू h है 6.652 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। m निकालना है और c दिया गया है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। करना कुछ नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको m की वैल्यू निकाल लेनी है। चलो निकालते हैं। तो m बराबर क्या लिखा जा सकता है? देखो जरा, तो 6.652 इंटू 10⁻⁻34 क्रॉस मल्टीप्लाई करें ना, बस इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके m को इधर भेज दो, तो ये हो जाएगा 5894 इंटू 10⁻⁻10, c हो जाएगा 3 इंटू 10⁸। फिर m बराबर कितना आ जाएगा? तो ये आएगा 3.746 इंटू 10⁻⁻36 केजी। कितना आसान क्वेश्चन है, बस सिंपल सा फॉर्मूले में रखना है सारे वैल्यूज को और फटाक से आंसर आ जाएगा और झनाक से आपका सही भी हो जाएगा। बस कैलकुलेशन अच्छे से कर लेना, ठीक है? कॉपी करो, फिर अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक ना? चलो आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन एक और कह रहा है कि द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10⁻⁻31 केजी। तो आपको पता है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 केजी। इफ इट्स काइनेटिक एनर्जी इज 3 इंटू 10⁻⁻25 जूल। काइनेटिक एनर्जी कितना है? तो 3.0 इंटू 10⁻⁻25 जूल। कैलकुलेट करो जरा, वेवलेंथ कितना होगा? ठीक है, फॉर्मूला भी जस्ट बताए हैं। कौन सा? काइनेटिक एनर्जी का टर्म वाला, है ना? फॉर्मूला क्या था? लैम्डा इक्वल टू h अपॉन √2m काइनेटिक एनर्जी। फॉर्मूला ड्राइव कर चुके हैं। तो लैम्डा निकालना है आपको, h होगा 6.6 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइड बाई √2m। मास है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 और आपके पास काइनेटिक एनर्जी गिवन है 3 इंटू 10⁻⁻25। अब सिंपल इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। देखो, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो लैम्डा इक्वल टू होगा 6.6 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइड बाई √, ठीक है? 2 इंटू 9.1 इंटू 3, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 54.6, ठीक है? और 10⁻⁻31 और 10⁻⁻25 को मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 10⁻⁻56, ठीक है? अब क्या करो, इसको सिंपल सॉल्व करो। तो लैम्डा इक्वल टू 6.6 इंटू 10⁻⁻34 और इसको रूट में कैलकुलेट करेंगे तो इसका रूट कितना आएगा? 7.38 और इसका कितना आ जाएगा? 10⁻⁻28, ठीक है? अच्छा, इसको अगर कट कुट करोगे तो 0.89 के आसपास में आ जाएगा और इसको अगर कट करोगे तो 10⁻⁻6 के आसपास में आएगा, ठीक है? तो लैम्डा बराबर मिल गया 0.89 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। आप चाहो तो इतना आंसर छोड़ दो या किसी और यूनिट में कन्वर्ट कर दो। कैसे करें? दूसरे यूनिट में मान लो इसको मैं 10⁻3 से मल्टीप्लाई कर दूं और 10⁻3 से डिवाइड कर दूं, तो क्या लिख सकते हैं? 10⁻3 को 0.89 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 890 और 10⁻3 को ऊपर लेके जाएंगे तो 10⁻⁻9 मीटर हो जाएगा। और आपको पता है 10⁻⁻9 मीटर कहने का मतलब 1 नैनोमीटर। दैट मीन्स लैम्डा बराबर होगा 890 नैनोमीटर। क्यों? क्योंकि 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁻9 मीटर होता है, ठीक है? सारा खेल कहां पर है? कैलकुलेशन पर है। कैलकुलेशन सही, आपका आंसर सही होगा, ठीक है? फटाक से कॉपी करो
अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो एक और क्वेश्चन है, कैलकुलेट द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ट्रेवलिंग एट 1% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट का सिर्फ 1% इस्तेमाल करना है। कितना? 1%। मतलब स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है ना। इसका सिर्फ कितना लेना है? 1%। यानी कि v बराबर जो होगा, या c बराबर आप लिख लो, क्या लिख लो? c बराबर लिख लो। तो 3 × 10⁸ का 1% यानी 1 बाई क्या होगा? 100 होगा। सॉल्व करेंगे, आएगा 3 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड। इतना ही आपको स्पीड कंसिडर करना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास डी ब्रॉगली वेवलेंथ। लैम्डा इक्वल टू होता है h/m × c। पढ़े हम लोग, यानी कि लैम्डा इक्वल टू होगा 6.6 × 10⁻34। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा 9.1 × 10⁻31 और c आपके पास है 3 × 10⁶। अब सिंपल इसको सॉल्व कर लो, है ना। लैम्डा इक्वल टू 6.6 × 10⁻34 डिवाइड बाई, अच्छा 3 को 9.1 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा? 27.3 इंटू, अब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा कितना? 10⁻25 आएगा। नाउ इसको अगर आप सॉल्व करो तो ये निकल करके आता है 0.242। कितना आएगा? 0.242, ठीक है। और इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 10⁻⁻9। यानी कि लैम्डा बराबर मिला हमारे पास 0.242 × 10⁻⁻9 मीटर, ठीक है ना। अब इसको चाहो तो दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर दो। क्या करो ना कि 10⁻3 से मल्टीप्लाई कर दो, 10⁻3 से डिवाइड कर दो, है ना। इसको अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 242 आ जाएगा, और इस 10⁻3 को ऊपर लेके जाओगे तो 10⁻−12 हो जाएगा, है ना। यानी कि आप इसको लिख सकते हैं 242 पिकोमीटर। क्यों? क्योंकि 10⁻−12 मीटर को 1 पिकोमीटर बोला जाता है। कितना आसान था, बस कैलकुलेशन को ध्यान देना है। क्लियर ना? फटाक से कॉपी करो, अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक ना। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है, 2 पार्टिकल A एंड B आर इन मोशन। 2 पार्टिकल है, एक है A और एक है B, और दोनों मोशन में है। इफ द वेव लेंथ एसोसिएटेड विथ पार्टिकल A इज 5 × 10⁻⁻8 मीटर। वेवलेंथ ऑफ A दे दिया है, कितना? 5 × 10⁻⁻8 मीटर। कैलकुलेट द वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ पार्टिकल B। आपको लैम्डा भी निकालना है। इफ इट्स मोमेंटम इज हाफ ऑफ A, मतलब इसका जो मोमेंटम है ना B का, वो A का क्या है? आधा है। क्या A का क्या है? आधा है। तो लैम्डा भी निकल जाएगा। हमें पता है लैम्डा A बराबर क्या होगा? h/ मोमेंटम ऑफ A। इसको मान लो इक्वेशन 1। और लैम्डा बी इक्वल टू क्या होगा? तो h/ मोमेंटम ऑफ B। इसको मान लो इक्वेशन 2। भाई डी ब्रॉगली के अकॉर्डिंग यही होता है। अब फर्स्ट को सेकंड के साथ डिवाइड कर दो, यानी लैम्डा A बाई क्या होगा? लैम्डा B इज इक्वल टू होगा h/PA इंटू, अच्छा PB ऊपर चला जाएगा तो PB बाई क्या हो जाएगा? h से h हो जाएगा खत्म। आगे बढ़ो। लैम्डा A कितना है? तो 5 × 10⁻⁻8 डिवाइड बाई लैम्डा B इज इक्वल टू PB आपके पास कितना है? तो PA बाई 2 है ना। और PA कितना है? तो PA ही रहेगा, है ना। PA वही है आपका PA, और PB जो है PA का आधा है। मतलब ये और ये साफ। तो लैम्डा B बराबर क्या मिला?
5 इंटू 10⁻⁻8 इंटू 2, यानी लैम्डा बी बराबर होगा 10 इंटू 10⁻⁻8, यानी सॉल्व करेंगे 10⁻⁻7 मीटर। कितना आसान है कि नहीं? कॉपी करो जरा, फिर अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्लियर ना? चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो एक और क्वेश्चन कह रहा है कि कैलकुलेट द एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल मस्ट बी इम्पार्टेड टू प्रोटॉन बीम टू गिव इट इफेक्टिव वेवलेंथ ऑफ 0.005 नैनोमीटर। वेवलेंथ है 0.005 नैनोमीटर, ठीक है ना? मीटर लिखा गया है नैनोमीटर। अच्छा, नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, 10⁻⁻9 को सटा देना है ना? यानी 0.005 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। अच्छा, इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 10⁻3, और 10⁻3 के ऊपर सटा देंगे तो ये होगा 5 इंटू 10⁻12 मीटर। वेवलेंथ आपको मिल गया। नेक्स्ट हमें निकालना है पोटेंशियल, यानी भी कितना होगा ये पता करना है। भी बोले तो पोटेंशियल, और पोटेंशियल के फॉर्म में वेवलेंथ हमने निकाला था h/√2mv इंटू क्यू, निकाले थे। अब क्या करो ना, इस h को स्क्वायर में कन्वर्ट कर दो और पूरा रूट चढ़ा दो, मतलब ऐसे। इसको चाहो तो ऐसा लिख सकते हो, h² डिवाइड बाई 2mvq का होल अंडर रूट। सही है, रूट और स्क्वायर कटेगा तो फिर से ही पहुंच जाओगे। अब आप सारी वैल्यूज को पटको जरा। अच्छा, पोटेंशियल निकालना है तो पोटेंशियल को कर लेते हैं कुछ ऐसा, इस रूट को उठा के इधर कर दो तो स्क्वायर हो जाएगा, h²/2mv इंटू क्यू हो जाएगा। देयरफॉर v बराबर क्या लिख सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखें तो h²/2mq एंड लैम्डा स्क्वायर। अब सारी वैल्यूज को फटाफट रख दो, सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। h कितना है तो 6.6 इंटू 10⁻⁻34, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2, और मास ऑफ प्रोटॉन आपको पता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। उसके बाद है Q, चार्ज कितना होता है तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और वेवलेंथ कितना है तो 5 इंटू 10⁻12, 5 इंटू 10⁻12 का होल स्क्वायर। अब इसको सिंपल सॉल्व करो। भी बराबर, अगर इसको सॉल्व करते हैं तो ये आएगा 43.56 इंटू 10⁻68 डिवाइड बाई, इसको कैलकुलेट करें तो 2 इंटू 1.6 इंटू 1.67 इंटू 5 का स्क्वायर बोले तो 25, 10⁻⁻27, 10⁻⁻19 और 10⁻⁻24, और 10⁻12 का स्क्वायर -24 होगा, है ना? v इज इक्वल टू 43.56 इंटू 10⁻68 डिवाइड बाई, इसको मल्टीप्लाई करोगे आएगा 133.6, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 10⁻70 आएगा। ठीक है, अब जरा इसको कैलकुलेट करें तो यहां बचेगा 10⁻², 10⁻², इसको ऊपर सटा दो तो v इज इक्वल टू होगा 43.56 इंटू 10⁻²। क्या किए, ये 10⁻² नीचे था ना, कट के उसके बाद हमने 10⁻² को ऊपर ले गया तो ऐसा बन गया, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 133.6। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो 4356 डिवाइड बाई 133.6 सॉल्व करेंगे आएगा 32.8 वोल्ट। कितना आएगा 32.8 वोल्ट। सिंपल सा ही है, बस फॉर्मूले पे सारे वैल्यूज को रखो, कैलकुलेशन पे ध्यान देना। कैलकुलेशन अच्छा तो आपका क्वेश्चन भी अच्छा बनेगा और आंसर भी अच्छा आएगा। क्लियर ना? इसको जरा कॉपी करो पहले, फिर अगले टॉपिक डिस्कस करेंगे। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो एक टॉपिक है रिलेशन ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ विथ वोल्टेज इन टर्म ऑफ एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम के फॉर्म में निकालना है, ठीक है। अच्छा, एक रिलेशन मैं सिखा चुका हूं
डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट 2m वोल्टेज इंटू चार्ज। इसको अगर मैं ऐसा लिख दूं, अंडर रूट एच स्क्वायर अपॉन 2m v इंटू क्यू, जहां पर h क्या होगा 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। ठीक है, और m क्या होगा, m क्या होगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg। अच्छा, ये पूरा फंडा मैं इलेक्ट्रॉन के लिए निकाल रहा हूं, ठीक है। आप प्रोटॉन के लिए निकालोगे ना तो यहां पे मास की वैल्यू चेंज कर देना, कितना 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg। ठीक है, इसके बाद Q आपके पास चार्ज है, वैल्यू होगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। सारे वैल्यूज को जरा आप यहां पे रखो, H के जगह पे रख दो 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू मास हो जाएगा 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 एंड चार्ज हो जाएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 एंड वोल्टेज हो जाएगा आपके पास V। ठीक है, नाउ इसको अगर आप सॉल्व करते हो, इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो ये निकल करके आ जाता है आपका 150 इंटू 10 टू द पावर माइनस 20 डिवाइड बाई V मीटर के फॉर्म में। ठीक है, अब 10 टू पावर माइनस 20 को रूट से बाहर अगर निकाल दोगे तो लैम्डा बराबर हो जाएगा अंडर रूट 150 डिवाइड बाई V एंगस्ट्रॉम। क्यों ऐसा, क्योंकि 10 टू द पावर माइनस 20 को रूट से बाहर निकालोगे तो यहां पे 10 टू पावर माइनस 10 रहेगा और 10 टू पावर माइनस 10 मीटर मतलब 1 एंगस्ट्रॉम हो गया। तो लैम्डा का जो एंगस्ट्रॉम में फॉर्म आएगा वो होगा अंडर रूट 150 अपॉन V एंगस्ट्रॉम। ठीक है, बस इस रिलेशन को माइंड में रखना तो कुछ क्वेश्चन आसानी से हम लोग बना पाएंगे। जैसे क्वेश्चन है, आप देख लो यहाँ पे क्वेश्चन है, कैलकुलेट द डी ब्रॉगली वेवलेंथ इन एंगस्ट्रॉम। इलेक्ट्रॉन का ही है सबका ना, जैसे यहां पर है तो आप वेवलेंथ कैसे पता करोगे, फॉर्मूला जानते हैं, अंडर रूट 150 अपॉन पोटेंशियल एंगस्ट्रॉम के फॉर्म में होता है, यही वाला होता है। अब बस पोटेंशियल रख दो तो लैम्डा इज इक्वल टू होगा अंडर रूट 150 अपॉन 750 एंगस्ट्रॉम, दैट इज क्या आएगा 1 अपॉन 5 टाइम में चले जाएंगे यानी कि रूट 5 हो जाएगा। क्या आ जाएगा, रूट 5 आ जाएगा। इसके बाद अगला वाला क्वेश्चन देखिए, तो लैम्डा इज इक्वल टू, यहां भी सेम तरीका इस्तेमाल करेंगे, अंडर रूट 150 डिवाइड बाई 300 एंगस्ट्रॉम। V के जगह पे 300 रख दो यहां पे, है ना, और ये कितने टाइम में चले जाएंगे 2 टाइम में, तो लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 2 एंगस्ट्रॉम, है ना। एक क्वेश्चन यहां पर भी है, कैलकुलेट द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन हैविंग काइनेटिक एनर्जी 9.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19। आपके पास काइनेटिक एनर्जी गिवन है 9.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल, और काइनेटिक एनर्जी बराबर जानते हैं पोटेंशियल इंटू चार्ज होता है, इज इक्वल टू 9.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल हो जाएगा। यानी कि V इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 चार्ज, यानी 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम को रख दिया, इसके बाद 9.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19। देखो तो ये और ये आपका जाएगा, ये जाएगा आपके पास 6 टाइम में, यानी वोल्टेज कितना मिल गया 6 मिल गया, 6 वोल्ट, है ना। अब सिंपल इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके और डायरेक्ट डी ब्रॉगली वेवलेंथ कैलकुलेट कर लेंगे। यानी लैम्डा बराबर जानते हैं अंडर रूट 150 अपॉन वोल्टेज एंगस्ट्रॉम होता है, दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू होगा अंडर रूट 150 अपॉन 6। ठीक है, कितने टाइम में चले जाएंगे अंडर रूट 25, यानी कि कितना आ जाएगा 5 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। कितना आ जाएगा 5 एंगस्ट्रॉम। कर सकते हो, इसको फटाक से जरा कॉपी कर लो, उसके बाद फिर हम लोग आगे मूव करते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा डेरिवेशन ऑफ बोर्स एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइजेशन रूल। देखो, बोर्स एटॉमिक मॉडल ने एक बात कहा था
कि एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल होगा, NH अपॉन 2 के इक्वल होगा, यानी कि mvr इज इक्वल टू क्या होगा, NH अपॉन 2 होगा। लेकिन NH अपॉन 2 ये बोर्स ने कहां से लेकर के आया, इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था। इसको एक्सप्लेन किया गया है डुअल नेचर के माध्यम से डी ब्रोगली के द्वारा। कैसे होगा, तो उसके लिए हम लोग एक डेरिवेशन समझेंगे, डेरिवेशन ऑफ बोर्स एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइजेशन रूल। समझते हैं ये क्या है। सबसे पहले बात करें बोर्स एटॉमिक मॉडल के द्वारा, बोर्स एटॉमिक मॉडल, ठीक है। तो बोर्स एटॉमिक मॉडल ने ये कहा था mvr इज इक्वल टू क्या होता है, NH अपॉन 2 होता है, ठीक है। अब क्या करो कि 2 को इधर ले जाओ और mv को नीचे ले आओ, तो ऐसा लिख सकते हैं 2πr इज इक्वल टू NH अपॉन m इंटू v। नाउ डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग पता है कि लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, h अपॉन m इंटू v। किसके अकॉर्डिंग, डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग। नाउ इसके जगह पर हम चाहें तो लैम्डा का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि 2πr इज इक्वल टू क्या मिलेगा, तो n लैम्डा मिलेगा, ठीक है। इसी को हम कहते हैं एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइजेशन रूल। अब इसको और डिटेल में थोड़ा सा हम लोग समझेंगे, उससे पहले आपको मैं समझाऊंगा स्टैंडिंग वेव। स्टैंडिंग वेव का मतलब क्या होता है कि कोई एक ऐसा वेव जो कांस्टेंट पोजीशन पर है, मतलब एक ऐसा वेव जो अपनी पोजीशन को कांस्टेंट रखा हुआ है, बदल नहीं रहा है, वैसे वेव को हम क्या बोलते हैं, स्टैंडिंग वेव बोलते हैं। अब स्टैंडिंग वेव अगर बनाना है ना, तो करना कुछ नहीं है, जो वेव आपका मूव कर रहा है उसका डायरेक्शन आपको अपोजिट बना देना है और दोनों को कंबाइन कर देना है। कैसे, जैसे अगर मैं ऐसे दिखाऊं, मान लो कि एक वेव हमारा ऐसे ट्रेवल किया, ये आपके पास वेव है, ठीक है। ये वेव ट्रेवल किया ऐसे, और अगर इसका अपोजिट डायरेक्शन मैं सोच दूं तो ये वेव आपका स्टैंडिंग हो जाएगा। भाई जहां से आपने भेजा वापस वहीं कर दिया, तो वेव आपका स्टैंडिंग हो जाएगा, उसकी पोजीशन कांस्टेंट हो जाएगी। जैसे एक और एग्जांपल समझते हैं, जैसे मान लो कि ये हमारे पास एक वेव है, ऐसा है। अगर मान लो मैं इसको कांस्टेंट बनाना चाहता हूं, तो इसके डायरेक्शन को अपोजिट करना पड़ेगा। कैसे, एक तो इसको कर दो ऐसे अपोजिट, और इसको कर दो ऐसे अपोजिट। अब ये जो वेव है आपका, ये स्टैंडिंग कहलाएगा, क्योंकि जहां से आपने वेव को स्टार्ट किया था, रिवर्स करने के बाद आपने वेव को वहीं पहुंचा दिया है। तो वैसे वेव जो कांस्टेंट पोजीशन पर रहे, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्टैंडिंग वेव बोलते हैं। और स्टैंडिंग वेव बनाने का तरीका है कि वेव के अपोजिट एक नया वेव इमेजिन कर लो और दोनों को कंबाइन कर दो, तो स्टैंडिंग वेव बन जाएगा। तो यहां पे मैं एक पॉइंट लिख रहा हूं, द वेव विच इज इन रिमेन कांस्टेंट पोजीशन कॉल्ड स्टैंडिंग वेव। और स्टैंडिंग वेव कैसे बनता है, इट विल हैपन व्हेन अपोजिट वेव आर कंबाइंड टुगेदर। जब अपोजिट वेव को आप क्या कर देते हो, कंबाइन कर देते हो, ठीक है। अगर मैं इसका वेव के लिए लेंथ में मान लेता हूं L और दिखाता हूं λ/2, तो ऐसे ऐसे यहां पर दो है, एक है ये वाला और एक है ये वाला, तो इसका लेंथ कितना होगा, λ/2 इंटू 2, कितना मिल जाएगा, लैम्डा मिल जाएगा। सिमिलरली अगर मान लो एक और एग्जांपल ले लिया जाए, ऐसा मान लो वेव को थोड़ा सा और एक्सटेंड करके ऐसा ले गया मैं, और इसको स्टैंडिंग वेव बनाना है। क्या बनाना है, स्टैंडिंग। तो इसके वेव को ठीक अपोजिट कर दो, जैसे इसका अपोजिट कर दिया ऐसा, इसका अपोजिट कर दिया ऐसा, और इसका अपोजिट कर दिया ऐसा। अब ये वेव कैसा हो गया, स्टैंडिंग हो गया।
तो लेंथ कितना मिलेगा यहां पे, एक के लिए मैं लैम्डा बाई 2 दिखाया था, जैसे लैम्डा बाई 2, मतलब यहां से यहां तक हो गया लैम्डा बाई 2, यहां से यहां तक लैम्डा बाई 2, यहां से यहां तक लैम्डा बाई 2, यानी टोटल लैम्डा हो गया। यहां से यहां तक लैम्डा बाई 2, यहां से यहां तक लैम्डा बाई 2, यहां से यहां तक लैम्डा बाई 2। ठीक है, तो लैम्डा बाई 2 इंटू क्या लिखेंगे 3, यानी 3 लैम्डा बाई 2 हो जाएगा। यहां पे कर सकते हो। तो ये एक छोटा सा इंफॉर्मेशन था आपका स्टैंडिंग वेव को लेकर के, इसको जरा आप कॉपी करो, उसके बाद थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक यहां डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास एक्सप्लेनेशन ऑफ एम वी आर इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई, जो बोर्स एटॉमिक मॉडल का पार्ट था। ठीक है, देखो कैसे एक्सप्लेन होगा। मान लो कि ये हमारे पास एटम का सरफेस है, और इस एटम के सरफेस में अगर मैं वेव सोचना शुरू कर दूं, तो इसका वेव कैसे सोच सकते हो आप, ऐसा मैं ले लेता हूं, ऐसा ले लिया। और अगर मैं इसका स्टैंडिंग वेव बना दूं, क्या बना दूं इसका स्टैंडिंग वेव, तो इसका स्टैंडिंग वेव कैसे सोचोगे, इसका कर दीजिए सर अपोजिट, इसका कर दीजिए 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 अपोजिट, और इसका कर दीजिए अपोजिट। अब ये वेव कैसा हो गया, तो स्टैंडिंग हो गया है। कैसा हो गया, स्टैंडिंग। हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया है कि अगर अपोजिट वेव को कंबाइन कर दिया जाए तो वो वेव स्टैंडिंग बन जाता है। क्या बन जाता है, स्टैंडिंग। तो हमने यहां पे वेव को अपोजिट कर दिया, तो आप स्टैंडिंग इसको सोच सकते हैं। ठीक है, अब देखना जरा, ये जो आपके पास सरकमफ्रेंस है, इसका लेंथ कितना होता है, इसका लेंथ कितना होता है, इसका लेंथ होता है बाबू 2 पाई आर, 2 पाई आर। और 2 पाई आर बराबर हम जान चुके हैं अभी जस्ट, किसके बराबर होता है, तो एन लैम्डा के बराबर होता है। 2 पाई आर किसके बराबर होता है, तो एन लैम्डा के बराबर होता है। देयरफॉर लिख सकते हैं 2 पाई आर इज इक्वल टू एन लैम्डा। आप यहां ऐसे भी सोच सकते हो, देखो जैसे एक वेव बना था तो एन की जगह पे 1/2 इस्तेमाल किए, एक और बनाए तो यहां पे 2 इस्तेमाल कर दिए या 1 इस्तेमाल कर दिए, यहां पर एक और बने तो यहां पे 3/2 इस्तेमाल कर दिए। तो यहां पे एन का टर्म हो रहा है, जैसे यहां पर देखें, यहां पर एन की जगह पे मैं 1/2 लेके चला हूं, यहां पर एन की जगह पे 1 लेके चला हूं, और यहां पर एन की जगह पे 3/2 लेके चला हूं, है ना, ऐसा। और यहां पर मैंने एन कर दिया क्योंकि यहां पे मैक्सिमम नंबर ऑफ वेव नजर आ रहे हैं। कितना है ये मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, हमने तो रफली आपको यहां पे दिखाया है। कितना है ये नहीं पता है, तो डायरेक्ट मैं एन लैम्डा यहां पे कर देता हूं। ठीक है, तो 2 पाई आर इज इक्वल टू क्या मिला, एन लैम्डा। नाउ डी ब्रॉगली के अकॉर्डिंग हम लोग जानते हैं कि लैम्डा बराबर क्या होता है, एच अपॉन एम भी होता है। इसको अगर पुट कर दिया जाए तो 2 पाई आर इज इक्वल टू क्या होगा, एन एच अपॉन एम इंटू भी होगा। नाउ एम भी को क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो एम भी आर इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, एन एच अपॉन 2 पाई मिल जाएगा। ठीक है, तो बोर्स ने जो एन एच अपॉन 2 पाई का एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए थे, उसका एक्सप्लेनेशन किसने दिया, डी ब्रॉगलिस ने दिया। ठीक है, इसको पहले आप कॉपी करो, उसके बाद फिर हम लोग अनदर टॉपिक की शुरुआत करेंगे। ठीक है ना, चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ना है हिंसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। पहले इसका प्रिंसिपल मैं लिखता हूं, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल it is impossible to determine the exact position and momentum
ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन साइमल्टेनियसली। तो ये प्रिंसिपल सिंपल सा एक बात कहता है कि अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है या मूव कर रहा है, तो मूव करने के दौरान आप इसका एग्जैक्ट पोजीशन पता नहीं कर सकते और एग्जैक्ट मोमेंटम पता नहीं कर सकते। आप खुद से भी सोच के देखो ना कि भाई अगर मान लो ये हमारे पास एटम है, ठीक है, यहां पर इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। तो जब ये मूव कर रहा है तो क्या एक खास समय पर इसका एग्जैक्ट पोजीशन आप बता सकते हैं? भाई मूविंग पार्टिकल का एग्जैक्ट पोजीशन एक खास समय पे कैसे बता सकते हैं? मान लो एक ट्रेन जो है मूव कर रही है और आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि हां ट्रेन इतना समय में यहां पर आ सकती है, आ जाएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। मतलब एग्जैक्ट पोजीशन आप बता नहीं सकते। अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तब तो सही बात इन्होंने बोला है कि अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं तो उस सिचुएशन पे उसका एग्जैक्ट पोजीशन नहीं पता चल सकता और उसका एग्जैक्ट मोमेंटम भी पता नहीं चल सकता। ठीक है, इन्होंने यहां पे 3 टर्म को इंट्रोड्यूस किया है, एक डेल्टा एक्स का, एक डेल्टा पी का और एक डेल्टा भी का। डेल्टा एक्स को इन्होंने कहा था अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। डेल्टा पी को इन्होंने कहा था अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। और डेल्टा भी को इन्होंने कहा था अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। और प्रिंसिपल का जो रिजल्ट मिला था डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स, ये हमेशा ग्रेटर होगा या इक्वल होगा NH अपॉन 4 का, NH अपॉन 4 का। ठीक है, जहां पर n क्या है 1 2 3 4 5 6 आपको जो लेना है ले सकते हो, लेकिन होल नंबर में n का वैल्यू क्या लेना है 1 2 3 4 इस तरीके से लेना होगा। फ्रैक्शनल आपको यहां पे सोचना नहीं है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और चेंज करें। जैसे डेल्टा पी को आप क्या लिख सकते हो? दैट इज मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम को आप m इंटू वी लिख सकते हैं। तो डेल्टा पी के जगह पे अगर m डेल्टा भी लिख दें तो क्या हो जाएगा? m डेल्टा भी डॉट डेल्टा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू NH अपॉन 4 सही है, मोमेंटम के जगह पे मास इंटू वेलोसिटी रख सकते हो। नाउ अब एक काम करो आप, नाउ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, बाई डेल्टा टी, एक बार डेल्टा टी से मल्टीप्लाई करो फिर एक बार डिवाइड करो। मतलब ऐसा m डेल्टा भी इंटू डेल्टा टी इंटू डेल्टा एक्स डिवाइड बाई डेल्टा टी। भाई कट कुट करोगे बात पहले जैसा ही पहुंचेगा। ग्रेटर देन इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? NH अपॉन 4 लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा m डेल्टा भी डिवाइड बाई डेल्टा टी, इसको आप बोलते हो फोर्स। क्या बोलते हो? फोर्स। ठीक है, तो एक रिजल्ट और मिल जाएगा, फोर्स इंटू डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा टी ग्रेटर देन इक्वल टू NH अपॉन 4। ये भी एक रिलेशन मिलेगा, है ना। एक रिलेशन ये भी था हमारे पास। नाउ एक चीज और जानते हैं हम लोग कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनर्जी। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट एनर्जी होता है या वर्क होता है ना। तो यहां पे आप रिप्लेस करके लिख सकते हैं एनर्जी डॉट डेल्टा टी ग्रेटर देन इक्वल टू NH अपॉन 4 आप ये भी लिख सकते हैं। लेकिन एक्चुअली फॉर्म में अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कौन सा है? तो ये वाला है, डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू NH अपॉन 4 बाकी सब मैंने जो किया है वो ड्राइव करके निकाला है। जैसे डेल्टा पी के जगह पे m डेल्टा भी लिख सकते हैं, दिस इज मोमेंटम, हमने रख दिया।
फिर डेल्टा टी से मल्टीप्लाई किया है और फिर डिवाइड किया है, तो m डेल्टा v बाई डेल्टा टी को आप फोर्स लिख सकते हैं, तो हमने फोर्स लिख दिया। और फोर्स इनटू डेल्टा एक्स को एनर्जी कह सकते हैं, तो एनर्जी इनटू डेल्टा टी ग्रेटर देन या इक्वल टू NH अपॉन क्या होगा, 4 पाई होगा। ठीक है, तो ये है पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन हिंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का। पहले इसको कॉपी करो, फिर इसके बेसिस पे हम लोग न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, देखो इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं ना आपको यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझाता हूं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जरा समझना थोड़ा सा, ठीक है, नोट पॉइंट करके लिखना। जैसे अगर मान लो डेल्टा पी का वैल्यू आपको 0 मिल जाए या फिर डेल्टा एक्स का वैल्यू आपको 0 मिल जाए। डेल्टा पी 0 कहने का मतलब है कि डेल्टा एक्स वहां इनफाइनाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। और डेल्टा एक्स 0 कहने का मतलब है कि यहां पे डेल्टा पी आपका इनफाइनाइट हो जाएगा। इस चीज को माइंड में रखना। और न्यूमेरिकल के लिए ये वाला फॉर्मूला माइंड में रखना, न्यूमेरिकल के लिए कि h अपॉन 4 पाई जो होता है ये 0.527 इंटू 10⁻⁻34 के बराबर होगा, या फिर 0.527 इंटू 10⁻⁻27 के फॉर्म में होगा। देखो ये वाला आप इस्तेमाल करना जब SI यूनिट की बात होगी। किसकी बात होगी, SI यूनिट की बात होगी। और इसकी बात करना जब आपके पास CGS यूनिट की बात होगी। इसकी बात होगी, CGS यूनिट की बात होगी। ठीक है, तो आप देखो अगर इस फॉर्मूले को कैलकुलेट करके ये वाला पार्ट को माइंड में रखते हो ना, तो न्यूमेरिकल करने में समय आपको कम लगने वाला है। चलो एक आध क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन कह रहे हैं कि एन इलेक्ट्रॉन हैज ए स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड। स्पीड आपके पास कितना, 40 मीटर पर सेकेंड है। एक्यूरेट अप टू 99.99%। ठीक है, एक्यूरेट है इतना, तो डिसएक्यूरेट कितना हो जाएगा, यानी कि डेल्टा भी ये होगा 40 इंटू 100 में से पहले 99.99 को माइनस कर लो तो कितना मिल जाएगा, 0.01% मिल जाएगा, जो कि अनएक्यूरेट है या डिसएक्यूरेट कह लो। तो इसका अगर वेलोसिटी निकाले जो अनएक्यूरेट है तो 0.01 डिवाइड बाई 100, ये पॉइंट हटा, नीचे 100 आ गया, 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ, तो डेल्टा भी बराबर मिल गया 4 इंटू 10⁻⁻³ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चूंकि यहां पे SI यूनिट का टर्म इस्तेमाल कर रहा है। अब आपको पता करना है कि डेल्टा एक्स का वैल्यू कितना होगा। तो आप डायरेक्ट कैसे लिखना पता है, डेल्टा पी डॉट डेल्टा एक्स इज इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। ये होता है एक्चुअल हिंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। और मैंने बोला h अपॉन 4 पाई कितने के बराबर आता है, 0.527 इंटू 10⁻⁻34 जब SI यूनिट की बात करोगे। चूंकि यहां पे SI यूनिट है ना, तो ऊपर वाला यूज करो। तो डेल्टा P डॉट डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे, 0.527 इंटू 10⁻⁻34। ठीक है, अब डेल्टा पी के जगह पे क्या लिख सकते हो, m डेल्टा भी डेल्टा एक्स इक्वल टू 0.52 इंटू 10⁻⁻34। ठीक है, मास देख लो कितना है, मास आपके पास कितना है, इलेक्ट्रॉन है ना, तो इलेक्ट्रॉन का मास हो गया 9.1 इंटू 10⁻31। और वेलोसिटी हमारे पास कितना है, तो 4 इंटू 10⁻³ है। और आपको डेल्टा एक्स चाहिए, ये किसके बराबर मिलेगा, 0.527 इंटू 10⁻⁻34। देयरफॉर डेल्टा एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं, 0.527 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइड बाई 9.1 इंटू 4 इंटू 10⁻⁻34। ये और ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। नाउ इसको अगर सॉल्व करोगे तो 0.527 बाई 9.1 इंटू 4 सॉल्व करोगे आएगा 1.4 इंटू 10⁻⁻² मीटर। ठीक है, तो इसको इस तरीके से सॉल्व करना है।
इसको पहले कॉपी करो और कुछ क्वेश्चंस है उसको देखेंगे तो मैटर और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। अरे ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल व्हेन द अनसर्टेनिटी इन द मोमेंटम इज। आपके पास मोमेंटम दिया गया बच्चों, क्या दिया गया है? मोमेंटम दिया गया है, दैट इज डेल्टा पी दिया गया है 1 इंटू 10⁻³ ग्राम सेकेंड लिखा गया है। ये मोमेंटम दिया गया है आपके पास, ठीक है ठीक है। ये जो आपके पास यूनिट है दिस इज सीजीएस। कौन सा यूनिट है? सीजीएस वाला है। तो सीजीएस वाले में मैंने h/4π की जगह पे 0.527 इंटू 10⁻⁻27 सोचने बोला हूं, ठीक है। यानी फॉर्मूला ऐसे ट्रांसफर होगा, डेल्टा पी डॉट डेल्टा एक्स इक्वल टू h/4π इज इक्वल टू 0.527 इंटू 10⁻⁻27, ठीक है। अब डेल्टा पी हमारे पास है 1 इंटू 10⁻⁻3, डेल्टा एक्स चाहिए तो 0.527 इंटू 10⁻⁻27, ये और ये कटेगा तो डेल्टा एक्स बराबर मिलेगा 0.527 इंटू 10⁻⁻24 मीटर, सॉरी सेंटीमीटर। सीजीएस यूनिट है ना तो सेंटीमीटर लगाना पड़ेगा। नाउ बी क्वेश्चन बोल रहा है कि आपके पास मोमेंटम जो है इस बार जीरो है। तो अभी मैंने बताया हूं कि मोमेंटम अगर जीरो तो उसका पोजीशन इनफाइनाइट हो जाएगा, है ना। तो सीधा सीधी है कि इसका अनसर्टेनिटी इन पोजीशन क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। इसको इस तरीके से सॉल्व करना है, कॉपी करो, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखते हैं तो क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लिस्ट डी ब्रॉगली वेवलेंथ। इनमें से सबसे कम डी ब्रॉगली वेवलेंथ किसके पास है? इफ दे हैव सेम वेलोसिटी, सबके पास वेलोसिटी क्या है? सेम है। देखो हम लोग जानते हैं लैम्डा बराबर क्या होता है? h अपॉन मास इंटू वेलोसिटी। देखो ये तो कांस्टेंट है, ये क्या है आपका? कांस्टेंट है। और वेलोसिटी भी आपका सेम दिया गया है चारों का, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, मतलब ये भी हमारा क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। तो ये दोनों पार्ट कांस्टेंट, दैट मींस लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m हो जाएगा। भाई कांस्टेंट को हटाओगे तो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आएगा। अब देखिए अगर आप मास को बढ़ाते हैं तो वेवलेंथ कम है, और मास को कम करते हैं तो वेवलेंथ क्या है? ज्यादा। तो आपको चेक करना है लिस्ट, सबसे कम वेवलेंथ कहां होगा? सबसे कम वेवलेंथ वहां होगा जहां मास आपका क्या हो? ज्यादा हो। चेक करें जरा, इलेक्ट्रॉन का वजन कितना? इलेक्ट्रॉन का वजन होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, और ग्राम में 9.1 इंटू 10⁻⁻31 इंटू 10⁻³ ग्राम। ये इलेक्ट्रॉन का वजन हो गया। उसके बाद है प्रोटॉन। तो प्रोटॉन का वजन 1.673 इंटू 10⁻⁻27 kg, और ग्राम के फॉर्म में होगा 1.673 इंटू 10⁻⁻27 इंटू 10⁻³ ग्राम। ना इसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना वजन होता है? 44 ग्राम होता है। और सल्फर डाइऑक्साइड का कितना होता है? तो सल्फर का हो गया सर 32, डबल ऑक्सीजन है तो इसका हो जाएगा 32, कितना हो जाएगा? 64 ग्राम हो जाएगा। अब आपको यह चेक करना है कि इन चारों में से कहां पे मास ज्यादा है सर, वहीं पे आपका वेवलेंथ कम मिलेगा। भाई ये पावर में नेगेटिव है छोटी वैल्यू, पावर में नेगेटिव है छोटी वैल्यू, 44 है, ये है आपके पास 64। तो सबसे बड़ा वैल्यू तो 64 दिख रहा है, मतलब इसका वेवलेंथ आपका सबसे कम होगा। कर सकते हो, इसको कॉपी करो, फिर अगला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है।
चलो अगला क्वेश्चन डिस्कस करें तो क्वेश्चन है द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल आर 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर एंड 5.27 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 मीटर पर सेकेंड रिस्पेक्टिवली। मतलब अनसर्टेनिटी इन पोजीशन है 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर और अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी है 5.27 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट करना है मास ऑफ द पार्टिकल। क्या निकालना है? मास ऑफ द पार्टिकल यानी एम कितना होगा। क्या फॉर्मूला लगेगा? तो डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स इक्वल टू, देखो तो ये भी एसआई यूनिट है, ये भी एसआई यूनिट है, तो फॉर्मूला रख दो यहां पे 527 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 वाला h अपॉन 2 पाई के h अपॉन 4 पाई के जगह पर। और मोमेंटम जानते हैं m डेल्टा भी डॉट डेल्टा x 0.527 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34। भाई मोमेंटम को ऐसे ही लिखोगे ना, मास इंटू वेलोसिटी। मास चाहिए, बाकी सब को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 0.527 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 डिवाइड बाई डेल्टा भी कितना है? तो 5.27 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 और डेल्टा एक्स कितना है? 10 टू द पावर माइनस 10। देखो जरा, ये खत्म, ये पॉइंट उड़ा, कितना मिल जाएगा? 527 डिवाइड बाई 527 इंटू 123 इंटू 100। ठीक है, भाई सॉल्व कर सकते हैं इसको। ये और ये कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो, यानी वैल्यू मिला 0.1। देयरफॉर मास बराबर कितना हो गया? तो 0.1 केजी हो गया। कितना सिंपल है। तो सिंपल इसको माइंड में रखने से देखो कितना आसानी से न्यूमेरिकल बन गया। क्लियर ना? कॉपी करो, फिर लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन कह रहा है व्हाट शुड बी द अनसर्टेनिटी इन द वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इफ द अनसर्टेनिटी इन इट्स पोजीशन ऑफ 0.005 नैनोमीटर। पोजीशन दिया गया है कितना? 0.005 नैनोमीटर, यानी मीटर में कन्वर्ट करें तो कितना होगा? 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर। और ये पॉइंट उड़ेगा तो नीचे 10 टू द पावर 3, इसको ऊपर सटा दो तो कितना आ जाएगा? 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 मीटर। ये इसका अनसर्टेनिटी इन पोजीशन मिला है। ठीक है, आगे कह रहा है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया गया है कितना? 9.1 ही सोच के चलो, 10 टू द पावर माइनस 31 केजी। और H आपको पता है 6.625 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। और क्वेश्चन में निकालने बोला है डेल्टा V का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। हम लोग जानते हैं m डेल्टा V डॉट डेल्टा x किसके इक्वल होता है? 0.527 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31। ठीक है, अब यहां पे डेल्टा V को रखो, बाकी सब को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 0.527 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 डिवाइड बाई हो जाएगा m डेल्टा x हो जाएगा। भाई डेल्टा V छोड़ दिए, m को क्रॉस मल्टीप्लाई किया और डेल्टा x को भी क्रॉस मल्टीप्लाई किया। अब डेल्टा V इज इक्वल टू क्या मिल गया? 0.527 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 डिवाइड बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? तो 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 और डेल्टा x यानी अनसर्टेनिटी इन पोजीशन है 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। और इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 1.15 इंटू 10 टू द पावर 7 मीटर पर सेकेंड। हमने बहुत सारे कैलकुलेशन करके दिखा दिया है, ये कैलकुलेशन आप खुद से घर पे प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, इसको जरा कॉपी कर लो पहले। ठीक है,
चलो बच्चों, तो आज के लेक्चर को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं और मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पर एक नए जोश के साथ, नए उमंग के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत और जय विज्ञान। बच्चों, अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो मेरे इस लेक्चर को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इससे अपने फ्रेंड तक भी शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका फायदा मिल सके। चलो तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पर। थैंक यू वेरी मच।